वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 इक्विलिब्रियम और ये मेरा उसका 9th नंबर वीडियो है। स्टूडेंट्स, हम के इक्विलिब्रियम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट जो हमने लर्न कर लिया है उसमें था केमिकल इक्विलिब्रियम या फिजिकल इक्विलिब्रियम, और उस इक्विलिब्रियम के अंदर कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स के बीच इक्विलिब्रियम होता था या डिफरेंट फिजिकल स्टेट के बीच इक्विलिब्रियम था। रिमेनिंग जो हाफ पार्ट है उसे हम कह सकते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम, और ये आयोनिक इक्विलिब्रियम का फर्स्ट वीडियो है। तो क्या है आयोनिक इक्विलिब्रियम में? टॉपिक का नाम हमारा क्या है? आयोनिक इक्विलिब्रियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स ये आयोनिक इक्विलिब्रियम। अब दिमाग में आता है कि आयोनिक इक्विलिब्रियम में कौन इन्वॉल्व होंगे? इन्वॉल्व कौन होंगे? आयंस इन्वॉल्व होंगे। आयंस इन्वॉल्व होंगे। अब आयंस किस तरह से इन्वॉल्व होंगे? तो यहां चेक करें, या तो कहां होंगे? रिएक्टेंट साइड। ये रिएक्टेंट है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में, और इनके बीच क्या है? इक्विलिब्रियम है। या तो रिएक्टेंट साइड कौन होंगे? आयंस। प्रोडक्ट साइड नहीं होंगे, या रिएक्टेंट साइड आयंस नहीं होंगे, प्रोडक्ट साइड होंगे, या दोनों तरफ आयंस होंगे। तो जो आयोनिक इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस होगी उनमें दोनों में से किसी एक तरफ आयंस हो सकते हैं या दोनों तरफ आयंस पॉसिबल हैं। अब आयोनिक इक्विलिब्रियम में आयंस आते हैं तो हमारे दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए कि कौन से ऐसे सब्सटेंसेस है जो आयंस देते हैं और कौन नहीं देते हैं। तो 1824 में सर फेराडे ने जितने भी सब्सटेंसेस है उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर आयनाइजेशन। तो हम टॉपिक क्या पढ़ते हैं? पहले फेराडे, सर फेराडे द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशंस। इन 1824 में क्या काम हुआ? सर फेराडे ने क्या काम किया? जितने भी सब्सटेंसेस है उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। किसके बेसिस पर? कि उनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है या नहीं होता है। तो इन 1824 सर फेराडे ने क्या काम किया? ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देयर aqueous solution और मोल्टन स्टेट, पिघली स्टेट में मोल्टन स्टेट, all substances are क्लासिफाइड एज नंबर 1। कौन है? या तो उन्हें क्या कहा गया? इलेक्ट्रोलाइट। नंबर 1 में कौन आ गया? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट किनको कहा गया? उनको कहा गया जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तो क्या है? सब्सटेंसेस विच अलाउ टू pass electricity through their aqueous solution और मोल्टन स्टेट, उन्हें क्या कह दिया गया? इलेक्ट्रोलाइट। जैसे एग्जांपल, जितने भी एसिड्स हैं, ऑल एसिड्स, जितने भी बेस हैं, सारे के सारे एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। जितने भी सोल्ट्स हैं, या मैं क्या कह दूं कि जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स हैं, उनमें से मैक्सिमम में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तो ये सब कौन सी कैटेगरी में आए? इलेक्ट्रोलाइट में आए। सेकंड कौन से हुए हमारे पास? सेकंड हुए नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन हुए? वो सारे सब्सटेंसेस जिनके एक्वस सॉल्यूशन से या मोल्टन स्टेट में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, उनको क्या कहा गया? इलेक्ट्रोलाइट। तो इसी लैंग्वेज को हम रिपीट कर देते हैं। सब्सटेंसेस विच डू नॉट अलाउ, ये यहां आ जाएगा, अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देयर एक्वस सॉल्यूशन
और मोल्टन स्टेट, उन्हें क्या कहा गया? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। यूजुअली इनमें कौन आते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे एग्जांपल हम ले लें शुगर, अल्कोहल, ईथर, ये ROR किसका सिंबल है? ईथर। ये अल्कोहल। प्योर वाटर जिसे हम कह सकते हैं डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर क्या है? कोवैलेंट कंपाउंड्स है, लेकिन इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। तो ये सारे कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और जितने भी एसिड्स हैं सारे बेसेस, सोल्स या आयोनिक कंपाउंड्स कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे? इलेक्ट्रोलाइट में आ जाएंगे। तो दिमाग में पहला क्वेश्चन क्या आना चाहिए कि आयोनिक इक्विलिब्रियम किस टाइप के कंपाउंड्स में स्टेबलाइज होंगे? इलेक्ट्रोलाइट। यानी आयोनिक इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी है कि जो सब्सटेंसेस हम यूज लेंगे वो इलेक्ट्रोलाइट हो। अब आते हैं सेकंड हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों कर देते हैं? यानी इलेक्ट्रोलाइट का जो एक्वस सॉल्यूशन है या जो मोल्टन स्टेट है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों हो जाती है? इसका मालूम किसको चला? सर आरेनियस को। तो मैं इस टॉप के बॉटम को रिमूव कर रहा हूं बच्चों, टॉप के पोर्शन को ये रिमूव कर देते हैं। कब की बात है ये? 1880 में, इन 1880 सर आरेनियस ने क्या एक्सप्लेन किया कि जितने भी इलेक्ट्रोलाइट हैं वो एक्वस कंडीशंस में या अपनी मोल्टन कंडीशंस में इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं। तो क्या रीजन दिया इन्होंने? एक्सप्लेन्ड डेट all electrolytes give free ions in aqueous or molten state due to presence of these free ions electrolyte conduct electricity। ये किसने बताया? सर आरेनियस ने बताया 1880 में कि जितने भी इलेक्ट्रोलाइट हैं यदि आप उनको वाटर में या उनकी मोल्टन कंडीशंस में लेते हैं तो वो क्या देते हैं? हमें फ्री आयंस देते हैं। और ये फ्री आयंस ही क्या काम करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं सॉल्यूशंस के अंदर। तो हमारे पास दो चीजें क्या आ गई कि इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करते हैं उसका ये रीजन आ गया। अब चलते हैं हम लोग बच्चों अगला पोर्शन, और अगला पोर्शन क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जब वाटर में हम उसे डिसॉल्व करेंगे तो वो कितने आयंस देगा? नंबर ऑफ आयंस। और वो हमें कौन समझाता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम के में हम लोगों ने लर्न कर ली है, फिर भी हम यहां पर क्विक रिव्यू कर लेते हैं। तब मैं इस इलेक्ट्रोलाइट वाले पोर्शंस को रिमूव कर रहा हूं बच्चों। अब अगला क्या है? इसी में लिखता हूं फ्री आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसोसिएशन और आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब अगला बच्चों काम का है द नंबर ऑफ फ्री आयंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, that is स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा कौन सा है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब बच्चों नया नाम आगे देखो। पहले तो क्या था कि जितने भी सब्सटेंसेस है उनको दो पार्ट में डिवाइड किया, इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट को फिर हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अब हम इन दोनों को समझते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, we can classify electrolyte in weak electrolyte and स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो क्लासिफिकेशन है वो किसके ऊपर बेस्ड है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ऊपर। तो फिर हम पहले क्या समझे, इस पोर्शंस को रिमूव कर रहा हूं बच्चों कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो यहां लिखता हूं बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसका एक और नाम क्या है? एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, ये इसका दूसरा नाम है। इसका सिंबल क्या है? अल्फा है। और इसका फॉर्मूला क्या है कि जितने भी आपने मोल्स लिए हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स के, टोटल मोल्स, उनमें से कितने मोल ऐसे हैं जो आयंस में डिसोसिएट हो गए हैं। तो फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स dissociated divided by total numbers of moles taken, ये इसका फॉर्मूला है। और अगली यहीं पर इसको रिमूव करता हूं, आगे और हम समझते हैं। मान लो कि हमने टोटल मोल लिए थे किसी के 10 टोटल मोल, और उनमें से 10 के 10 क्या हो गए? डिसोसिएट हो गए हैं, डिसोसिएट हो गए। 10 मॉलिक्यूल हमने लिए थे टोटल मोल और सब के सब क्या हो गए? डिसोसिएट हो गए। तो अल्फा की वैल्यू 10/10 इक्वल्स टू 1। तो अल्फा की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है अल्फा की? 1 पॉसिबल है। सेकंड कंडीशन, 10 लिए थे, 10 में से केवल 2 ही क्या हुए हैं? डिसोसिएट हुए हैं। तो अल्फा कितना हो गया हमारे पास? 2/10 इक्वल्स टू 0.2। अब यहां पर आपको एक बेसिक कंसेप्ट समझना होगा बच्चों। ये जो 0.2 आया है, ये जो 0.2 या ये जो 0.1 है, ये क्या है? इसको मैं समझाता हूं 0.2 को। इसका मतलब है यदि अल्फा की वैल्यू 0.2 आती है, इसका 0.2 मोल, 0.2 मोल, इसको ऐसे समझाता हूं डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको ऐसे समझाता हूं डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा 2 है, इसका मतलब है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हुआ? 0.2 मोल पर मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये बेसिक कंसेप्ट है बच्चों। द आंसर 0.2 आया है, अल्फा की वैल्यू 0.2 है, इसका मतलब 1 मोल में से 0.2 मोल डिसोसिएट हुआ है। तो 10 मोल में से कितना हुआ है? 2 मोल। 10 में से 2 मोल है तो 1 मोल में से कितना हुआ? 0.2 है। तो इस कंसेप्ट को याद रखना कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है वो पर मोल होती है। तो मेन क्या हमारे पास है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा क्या होगी? पर मोल होगी। जैसे मैं कह दूं कहीं अल्फा की वैल्यू 0.3 है, तो बताओ 5 मोल यदि मेरे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट होता तो उसमें, तो उस 5 मोल में से टोटल कितने मोल डिसोसिएट हो जाता? तो 1 मोल में से 0.3 होगा, तो 5 में से कितना होगा? 1.5 मोल। यह है बच्चों अल्फा। और अल्फा के बेसिस पर इस अल्फा की वैल्यू कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 1 हो सकती है, मिनिमम कितनी हो सकती है? 0 से थोड़ी सी ज्यादा। यानी अल्फा की जो रेंज है, जो वैल्यू है अल्फा की, वो क्या हो सकती है? हमेशा 1 से कम होगी और 0 से ज्यादा होगी। ये अल्फा की वैल्यू है बच्चों हमारे पास। और अल्फा की वैल्यू कितनी है? 1 है या बहुत कम है, उसके बेसिस पर इलेक्ट्रोलाइट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। फिर ध्यान रखना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की जो भी वैल्यू हमारे पास होती है वो पर मोल होती है। यानी 1 मोल यदि हम रिएक्टेंट लेते तो उस 1 मोल में से कितना डिसोसिएट हुआ है। अब बच्चों हम कहां जाते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन पर।
फर्स्ट हम समझते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या है वीक इलेक्ट्रोलाइट? जो क्या होंगे? इलेक्ट्रोलाइट which partially dissociated in aqueous medium और इन मोल्टन स्टेट, MS लिख देता हूं शॉर्ट में। यानी जो इनकी अल्फा होगा वो क्या होगा? वो बहुत कम होगा। जनरली कितना होगा? 0.05 के आसपास। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनका जो एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन यानी जो अल्फा है वो बहुत कम होता है। अल्फा की जो वैल्यू है वो कम होती है। और अल्फा की वैल्यू कम होने का मतलब है कि यदि मान लो कि 0.05 हुआ है, इसका मतलब मैं एग्जांपल ले लेता हूं एसिटिक एसिड का। यहां से आपको समझाता हूं। एसिटिक एसिड के 1 मोल में होते हैं 60 ग्राम। अब इसका यदि 60 ग्राम का कितने ग्राम? 3 ग्राम। 60 ग्राम में से 3 ग्राम क्या हो जाए? डिसोसिएट हो जाए। 3 ग्राम का मतलब 0.CS3CO माइनस और H प्लस, इनमें डिसोसिएट हो गया। तो लगभग कितना डिसोसिएट हुआ है? 0.05 मोल। 1 मोल में से कितने मोल डिसोसिएट हो जाए? 0.05 मोल डिसोसिएट हो जाए। तो उस कंडीशन में इसका जो अल्फा निकलेगा वो कितना होगा? कितना डिसोसिएट हुआ है? 0.05 मोल। आपने लिया कितना था? 1 मोल। तो आंसर्स क्या आया? 0.05। अल्फा की वैल्यू यदि मैं इसको परसेंटेज में निकालूं तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 0.05 को 100 से। आंसर्स क्या आएगा? 5%। तो क्या हमारे पास आया कि यदि किसी का अल्फा 0.05 या 5% से कम है, उस कंडीशन में हम उसे क्या कह सकते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये समझाने के लिए मेरे पास क्या एग्जांपल है कि 60 ग्राम एसिटिक एसिड में से कितने ग्राम डिसोसिएट हो जाए? 3 ग्राम। तो इसका मतलब कितना ऐसा है जो डिसोसिएट नहीं हुआ है? 56 ग्राम। तो यहां कितना हुआ? 3 ग्राम। उस कंडीशन में इस इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या कहेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब बच्चों समझना काम का कंसेप्ट। इक्विलिब्रियम का जो कंसेप्ट है, आयोनिक इक्विलिब्रियम का जो कंसेप्ट है, वो केवल और केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट पर अप्लाई होता है। किन पर अप्लाई नहीं होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर। क्यों नहीं होगा? वीक पर क्यों अप्लाई होगा? क्योंकि वीक वाली कंडीशन में दोनों पोर्शन हमारे पास रहते हैं। दोनों कौन सा? वो पोर्शन जो डिसोसिएट नहीं हुआ है और वो पोर्शन जो डिसोसिएट हुआ है। दोनों पोर्शन है। ये कितना है? 57 ग्राम। ये कितना है? 3 ग्राम। तो इन दोनों में क्या स्टेबलाइज हो जाता है? इक्विलिब्रियम। किन किन में? अनडिसोसिएटेड और डिसोसिएटेड सब्सटेंसेस के बीच इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा। फिर ये बेसिक कंसेप्ट है। क्या है? आयोनिक इक्विलिब्रियम यूजुअली कहां पर स्टेबलाइज होता है? किस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट पर होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट पर। क्यों होता है? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में दोनों पोर्शन रहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट भी रहेगा और उसकी आयोनाइज्ड आयंस भी रहेंगे। अब चलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर। उम्मीद करता हूं वीक आपको समझ में आ गया। अल्फा की वैल्यू कम होगी, बहुत कम होगी। अब आते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन होंगे? जिनका लगभग क्या हो जाए? कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाए। तो यहां क्या लिख दें हम वीक की जगह? आप स्ट्रॉन्ग। कौन होंगे? इलेक्ट्रोलाइट विच almost completely dissociated in ions in aqueous condition और molten state। जो 100% किस में डिसोसिएट हो जाएं? अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएं। जैसे एग्जांपल लेता हूं यहां पर HCl। इसके एग्जांपल कौन कौन है? अच्छा, इनमें अल्फा पे आ जाते हैं वापस। इनका अल्फा कितना होगा?
लगभग 1 के आसपास होगा। जैसे एग्जांपल लेता हूं HCl हमने 10 मोल लिए और इसके सभी के सभी 10 मोल जो है वो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में और क्लोराइड आयन में डिसोसिएट हो गए। तो इसका अल्फा कैसे निकलेगा? कितने मोल डिसोसिएट हुए? 10। कितने हमने लिए थे? 10। वैल्यू कितनी आ गई? 1। इसका मतलब जिनका अल्फा लगभग 1 के आसपास हो वो कैसे होंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे। इसका मतलब उनमें क्या होगा? उनमें इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सारा का सारा रिएक्टेंट तो किस में चेंज हो गया? प्रोडक्ट में। ये इनमें चेंज हो गया है, तो यहां कुछ है ही नहीं, यहां कुछ रहेगा ही नहीं, तो बैकवर्ड रिएक्शंस नहीं होगी, और बैकवर्ड रिएक्शंस नहीं होगी तो यहां इक्विलिब्रियम की कंडीशंस नहीं आएगी। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए 3 पॉइंट हमारे पास क्या है? पहला पॉइंट, कंप्लीट डिसोसिएट होंगे। नंबर दूसरा, इनका अल्फा लगभग 1 के आसपास होगा। नंबर तीसरा, इनमें इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज नहीं होता। इसी तरह से वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या 3 कंसेप्ट होंगे? पार्शियली आयोनाइज होंगे। नंबर सेकंड, उनका अल्फा 1 के कंपैरिजन में बहुत कम होगा। और तीसरा पॉइंट, यहां वीक इलेक्ट्रोलाइट में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होता है। अब आ जाते हैं हम इन दोनों के एग्जाम्पल पर, वीक इलेक्ट्रोलाइट के और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल पर। इसको मैं रिमूव कर रहा हूं बच्चों। एग्जाम्पल क्या है ढंग से समझना। पहले किसके एग्जाम्पल ले ले हम लोग? फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के। कौन कौन से एग्जाम्पल है हमारे पास? सारे के सारे ऑल वीक एसिड, जितने भी वीक एसिड है वो सारे ये आ जाएंगे। अब एग्जाम्पल में वीक एसिड कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन फ्लोराइड वीक एसिड है, HONO या लिख दूं मैं HNO2। नाइट्रस एसिड वीक एसिड है, एसिटिक एसिड वीक एसिड है, ये ऑर्गेनिक एसिड है। और हमें मालूम है कि जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो कैसे हैं? वीक एसिड हैं। अगला हमारे पास कौन सा एग्जाम्पल ले ले हम लोग? HCN हाइड्रोसायोनिक एसिड। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ये वीक एसिड के एग्जाम्पल है। इनके अलावा और कौन से हमारे पास? H2S ले लो। H2S भी कैसा एसिड है? वीक एसिड है। ऑल वीक एसिड एंड ऑल वीक बेस, सारे के सारे जो वीक बेस हैं वो भी किस में आ जाएंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट में। वीक बेस में सबसे ज्यादा यूज कौन आएगा? या तो NH4OH या अमोनिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड या अमोनिया। उसके बाद इसे कहते हैं प्राइमरी एमाइन। R2 लगा दो तो इसे कहते हैं टर्सरी एमाइन। R3 लगा दो तो इसे कहते हैं, R3 में ये हो जाएगा टर्सरी 3 डिग्री, ये है 2 डिग्री और ये है 1 डिग्री एमाइन। तो जितने भी एमाइन हैं वो सारे के सारे क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल है। उसके बाद हमारे पास और कौन है? एक एग्जाम्पल है पाइरिडीन, इस तरह का बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर है, बस यहां N है उसके, तो C5H5N। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? वीक एसिड, वीक बेस के। ये सारे वीक बेस हो गए, ये सारे वीक एसिड हो गए। इसके बाद ये फर्स्ट मान लें, इसे सेकंड माने। थर्ड में कौन एग्जाम्पल हमारे पास है? सोल्ट। कौन से सोल्ट? विच formed by weak acid and weak base। वीक एसिड और वीक बेस से बनने वाले सोल्ट, इनकी रिएक्शन इनसे करवा दो तो जो सोल्ट बनेंगे वो भी कैसे होंगे? वीक। वो भी कैसे होंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट। यहां एक कौन सा एसिड रह गया? कार्बोनिक एसिड। जो ऑर्गेनिक, जो इनऑर्गेनिक एसिड है और वीक है, बहुत सारे ऐसे और हैं जो वीक है हमारे पास। अब सोल्ट कौन से ले लूं? अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट ले लें, और क्या ले लें? यहां से यहां मिलाएं तो हम अमोनियम सल्फाइड। ये जो इनकी रिएक्शन से बनने वाले हैं वो जो सोल्ट बनेंगे वो भी किस में आएंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट में। अब आ जाते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल। इस ऊपर के पोर्शंस को रिमूव कर देता हूं बच्चों। यहां किसका एग्जाम्पल लिख दूं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन है? सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस।
जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है वो सारे किस में आते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आएंगे। अब एग्जांपल कौन कौन है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के, तो फर्स्ट हम ले लें HCl, H2SO4, HNO3, फोस्फोरिक एसिड H3PO4, और क्या ले लूँ मैं इधर NaOH, KOH। ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल हैं। अब उसके अलावा सोल्ट्स में कौन से सोल्ट्स, एक्सेप्ट वीक एसिड वीक बेस से बने हुए सोल्ट्स, ऑल सोल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। किन से बने हुए नहीं होने चाहिए, वीक एसिड और वीक बेस से, क्योंकि वो तो यहां आ गए हैं, वो तो हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है। बाकी सारे कैसे होंगे हमारे लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे। तो क्या खत्म हुआ बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट का फिर फर्दर क्लासिफिकेशन, और इसी के साथ मैं रिमूव करता हूं और अब एक मैं बेसिक पॉइंट लिखता हूं, और वो क्या है, इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट किनके बीच कहां पर लगेगा। तो इसको रिमूव करते हैं। अब अगला जो कंसेप्ट मैं लिख रहा हूं वो बड़े काम का है, और वो क्या है, रिमेंबर क्या याद रखना है, द कंसेप्ट ऑफ आयोनिक इक्विलिब्रियम is apply only on weak electrolyte. क्यों, because in weak electrolyte both part that is undissociated and dissociated substances present in equation। क्योंकि जो इक्वेशंस होगी उनमें दोनों तरह के सब्सटेंसेस होंगे, अनडिसोसिएटेड और डिसोसिएटेड। तो क्या खत्म हुआ हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट का टॉपिक खत्म हुआ। फिर कहता हूं याद रखना, इक्विलिब्रियम केवल किस में स्टेबलाइज होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट में। अब बच्चों एक कंसेप्ट हम समझते हैं, वो बहुत जगह यूज आता है, आपके 11th में भी यूज आएगा और वो आपके 12th में भी यूज आएगा, और वो क्या है कि यदि किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट में आप पानी मिला दें, उसे हम कहते हैं डाइल्यूशन। किसी में भी पानी मिला दो, हम उसे कहते हैं डाइल्यूशन। वीक इलेक्ट्रोलाइट में पानी मिला दें तो उसका अल्फा बढ़ जाता है, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाती है। पहले मैं आपको एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझाता हूं, और हम अब क्या पढ़ने वाले हैं, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो टॉपिक का मैं पहले नेम लिख दूं, इफेक्ट ऑन अल्फा ऑन डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये काम का टॉपिक है, बहुत जगह यूज आएगा और हमारे यहां भी यूज आने वाला है। तो पहले मैं आपको एग्जांपल लेके समझा देता हूं कि ये है एसिटिक एसिड। कैसा एसिड है एसिटिक एसिड, वीक एसिड है। वीक एसिड है, इसका मतलब इसका क्या होगा, पार्शियली डिसोसिएशन होगा। कितने ग्राम ले लूं, 60 ग्राम। इसका मतलब कितना हुआ, 1 मोल। ये और साथ में हमने इसको किसमें मिला दिया, वाटर के अंदर। वाटर में क्या हुआ, एसिटिक एसिड है तो ये आयोनाइज हुआ, क्या क्या बना, एसीटेट आयन। साथ में इसने जो हाइड्रोजन आयन दिया वो वाटर के साथ जुड़ गया तो बन गया हाइड्रोनियम आयन। 60 ग्राम लिया था और 60 ग्राम में से, अब ठीक मैंने आपको पहले समझाया था कि इसका 3 ग्राम डिसोसिएट हो गया। तो जब इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हुआ तब ये कितना बचा हुआ है, 57, और ये दोनों मिला के कितने बने हुए हैं, 3 ग्राम। और इनके बीच क्या स्टेबलाइज हो गया, इक्विलिब्रियम।
वाटर जो हमने यहां मिला रखा था, मान लेता हूं 1 लीटर है, ये से इसे कंटेनर में मान लें। वाटर कितना है, या 1 लीटर है, और आपने कितना एसिटिक एसिड अंदर डिजोल्व किया है, 60 ग्राम। डिजोल्व कितना किया था, 60 ग्राम। अब इनके बीच इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया है। तो फर्स्ट मैं चाहूं तो क्या निकाल सकता हूं कि 1 मोल में से कितना डिसोसिएट हुआ है, 0.05 मोल। तो पीछे कितना बचा होगा, 1 माइनस 0.05 मोल, यानी जो भी पोर्शंस बचा हो, ये बचा हुआ है एसिटिक एसिड जो अनडिसोसिएटेड है और जो डिसोसिएट हो गया। कैसे निकाला, यहां तो 1 मोल लिया था हम लोगों ने, कितने मोल उसमें से डिसोसिएट हुआ है, 60 ग्राम में से 3 ग्राम का मतलब यह है 0.05 मोल है। तो अल्फा कैसे निकलेगा, कितना डिसोसिएट हुआ है, 0 पॉइंट कितना लिया था, 1, तो आंसर क्या आया, 0.05। अब आते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, ये हम समझते हैं। मान लो इसमें मैं 1 लीटर वाटर और मिला दूं, तो मैंने क्या काम किया है, इस प्रोसेस को कहते हैं डाइल्यूशन। और जो ही मैं इसमें वाटर और मिलाऊंगा तो यहां पहले कितने ग्राम डिसोसिएट हुआ था, 3 ग्राम। तो अब इसमें से 1 ग्राम या 2 ग्राम जो भी अमाउंट है वो और डिसोसिएट हो जाएगा। तो मान लो कि 1 ग्राम और डिसोसिएट हो गया, तो यहां कितना बचा, 56। यहां कितना हो जाएगा, 4 ग्राम। और पानी मिलाओ और ये डिसोसिएट होगा तो क्या होगा, यहां 55 हो जाएगा, यहां 5 ग्राम हो जाएगा। क्या है 5 ग्राम, ये दोनों आयंस, ये दोनों, यहां हाइड्रोजन आयन है मेन, तो ये दोनों आयंस मिला के हमारे पास है। तो टॉपिक, तो कंसेप्ट क्या लगता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा वाटर मिलाने पर इंक्रीज होता है, और ये एक लॉ है जिसका नाम है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। इसका नेम क्या है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। किस पे लगता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट पर। क्या कहता है ये लो कि डाइल्यूशंस करोगे, लो ये कहता क्या है, डाइल्यूशंस करोगे तो अल्फा बढ़ेगा। यहां मैंने ग्राम में क्वांटिटी बढ़ाई है, मैं चाहूं तो इसको अल्फा के फॉर्म में बढ़ा सकता हूं। ऐसा क्यों है, मैं इस इक्वेशन से आपको समझाता हूं। ध्यान रखना, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लो किस पे लगेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट पे लगेगा, और कहता क्या है कि डाइल्यूशंस करोगे तो अल्फा बढ़ेगा। और अल्फा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट की वो अमाउंट है जो डिसोसिएट हो रही है 1 मोल में से। अब इस पूरे को मैं एक बार रिमूव कर देता हूं बच्चों, ये वाला पोर्शन, और आपको समझाने की ट्राई करता हूं कि ऐसा क्यों हुआ है। और इसके लिए थोड़ा सा हमें किसका नॉलेज चाहिए, केमिकल इक्विलिब्रियम। अब मान लो कि इसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी, इनिशियल कंसंट्रेशन वो 1 है, ये एक्सेस में है, तो इसका रोल ज्यादा नहीं होगा। अब ये कितना था, इक्विलिब्रियम स्टार्ट नहीं हुआ है, t बराबर 0 है, तो ये 1 मोल है, ये एक्सेस में है, ये कितना बना है 0, ये कितना बना है 0, यानी अभी तक हमने वाटर मिलाया ही नहीं है। जो ही हमने इसमें वाटर मिला दिया या इसको वाटर में मिक्स कर दिया तो इसका कुछ पोर्शन किसमें चेंज हो, क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। कितना डिसोसिएट हो गया, 0.05। तो ये कितना बना, ये एक्सेस में है, ये कितना बना 0.05, और दूसरा आयन भी कितना बना 0.05, क्योंकि जितना ये टूटेगा उतने ये बनेंगे। अब हमारे पास इस पर मैं क्या काम करूं, इस पूरी इक्वेशन को मैं C से मल्टीप्लाई कर देता हूं। इसके लिए आपको बच्चों थोड़ा सा केमिकल इक्विलिब्रियम देखना पड़ेगा, यदि वो आपने देखा है तो ठीक है, नहीं देखा है तो आप थोड़ा वहां जाके देखें। अब इसके K का फॉर्मूला लिखता हूं। अब मैं यहाँ Kc नहीं निकाल रहा, मैं केवल K निकाल रहा हूं। Kc कब निकालते, केमिकल इक्विलिब्रियम में। यहां तो आयंस इन्वॉल्व हो रहे हैं। K कैसे निकलेगा, तरीका वही है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो यहां क्या लिखूं, CH3COO माइनस, यहां क्या लिखूं H3O प्लस, डिवाइडेड बाय, यहां कौन बनेगा, एसिटिक एसिड। दूसरा कौन सा बना यहां पर, H2O। अब H2O क्या है, बहुत ज्यादा एक्सेस में, इस H2O को मैं इस K से मल्टीप्लाई कर देता हूं, और जो ही मल्टीप्लाई करूंगा तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, वो क्या है, K मल्टीपल H2O, इसे हम कहेंगे Ka। A का मतलब एसिड के लिए, क्योंकि यहां हमने एसिड लिया था, तो ये हो गया Ka इक्वल्स टू, इसको यहां ले आओ यानी इसको यहां से हटा दो, तो क्या बचा, क्या एसीटेट आयन डिवाइडेड बाय हाइड्रोनियम आयन
मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोनियम आयन डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड। अब इस Ka के फॉर्मूले में ये मैं सारी वैल्यू पुटअप कर देता हूं, तो क्या आएगा हमारे पास Ka का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Ka इक्वल्स टू सी ये अल्फा, इसको मैं चाहूं तो अल्फा मान लेता हूं तो हमारे लिए जल्दी आसान हो जाएगा। तो यहां अल्फा लिख देता हूं, यहां भी अल्फा लिख देता हूं और यहां पर भी अल्फा लिख देता हूं, तो हम रिलेशन पता लगा लेंगे। तो Ka का फॉर्मूला, इसकी वैल्यू सी अल्फा, इसकी वैल्यू भी सी अल्फा, तो ऊपर क्या लिखूं, सी अल्फा मल्टीप्लाई बाय सी अल्फा, यहां नीचे क्या है सी 1 माइनस अल्फा। अब हम क्या काम करें, एज्यूम करें, हमें मालूम है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या है, अल्फा की वैल्यू बहुत कम है। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या हम माने अल्फा जो है वो 1 के कंपैरिजन में वो बहुत कम है, तो 1 माइनस अल्फा को लगभग मैं क्या मान लूं, 1 मान लूं। कहां पर, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। तो 1 माइनस अल्फा क्या हो गया, 1 हो गया, तो 1 माइनस अल्फा क्या हो गया, 1 हो गया, ये 1 हो गया, सी से सी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो पीछे क्या बचा, Ka इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर। तो उस कंडीशन में फॉर्मूला आएगा Ka इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर, ये फॉर्मूला आया। और मैं आपको क्या समझाने की ट्राई कर रहा हूं कि डाइल्यूशन करने पर, डाइल्यूशन यानी पानी मिलाने पर इस पोर्शंस को रिमूव करता हूं बच्चों, और इस पूरी फॉर्मूले को मैं ऊपर लिख रहा हूं। क्या फॉर्मूला आया, Ka इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हुआ, Ka अपॉन सी, तो अल्फा इक्वल्स टू क्या हुआ, Ka अपॉन सी का रूट। यहां चेक करो क्या है, ये सी क्या है, ये सी है कंसंट्रेशन, और ये अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सी बढ़ाओगे तो अल्फा कम होगा, या सी कम करूंगा तो अल्फा बढ़ेगा। तो सी क्या है, कंसंट्रेशन है, सी क्या है, कंसंट्रेशन है। और पानी मिलाने पर कंसंट्रेशंस क्या होती है, कम होती है, और यदि सी कम होगी तो अल्फा क्या होगा, बढ़ेगा। पानी मिलाने पर कंसंट्रेशंस कम हो जाती है, पहला पॉइंट। और हमें क्या मालूम है कि डाइल्यूशन जब करते हैं, अच्छा कंसंट्रेशन और वॉल्यूम भी आपस में कैसे हैं, रेसिप्रोकल है। ये कंसंट्रेशन और वॉल्यूम है, वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा पानी मिलाने पर वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, 1 लीटर से 2 लीटर, 2 से 3 लीटर, तो उसकी कंसंट्रेशंस कम होती जाती है। तो अगला मैं यहां क्या लिख सकता हूं, सी को हटाकर वी, तो क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू Ka मल्टीप्लाई बाय वी। V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। आप केवल पानी मिला रहे हैं, आप उसमें इलेक्ट्रोलाइट और नहीं मिला रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट तो कांस्टेंट है, लेकिन पानी बढ़ रहा है। और हम कहते हैं क्या है कंसंट्रेशंस को, मोल पर लीटर, लेकिन मोल तो फिक्स्ड है। एसिटिक एसिड का हमने कितना लिया था, 1 मोल, और पानी मिलाने पर क्या होगा, ये लीटर वाला जो पार्ट है ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, इसका मतलब मोल पर लीटर में कंसंट्रेशंस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो क्या हमारे पास कंसेप्ट आया, यहां लिखता हूं बच्चों ये कंसेप्ट को, क्या है कंसेप्ट, ऑन डाइल्यूशन क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा और कंसंट्रेशंस कम होगी, जिससे होगा क्या, अल्फा बढ़ेगा। डाइल्यूशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, केवल सॉल्वेंट मिलाना है, सॉल्यूट नहीं। तो बच्चों उम्मीद करता हूं ये आपको ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ अब हम क्या काम करते हैं, ये हमारा फर्स्ट जो वीडियो है आयोनिक इक्विलिब्रियम का यही एंड होता है। अब तो इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, वेरियस कंसेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। उम्मीद करता हूं बच्चों ये आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। 3 काम जरूर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने साथियों तक जरूर शेयर करें। थैंक यू बच्चों।